Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read this paper number 2 of 2018 year. All right, so here we begin, and we start this question paper at the end. स्टार्टिंग में आज शायद हमने एक बार इसको कर लिया है, तो कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट कहते थे, सो दैट वी कैन ऑल्सो कवर दोज क्वेश्चंस. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको. ओके. और जो हमारा मेन पर्पस है इसको करने का सिर्फ यही है कि सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चंस आए हैं. दैट्स इट. ठीक है. अभी उनके हमें उनके आंसर आते हैं तो इट्स गुड, अगर नहीं आते तो भी इट्स गुड. ठीक है. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या किस टाइप के जो है क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं. राइट. ये पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम लिमिट दैट कैन बी गिवन एंड by an administrative ministry department with the concurrence of its financial advisor for admittance of leave travel condition concession claims where no advance is drawn. राइट. वो कह रहे हैं क्या है मैक्सिमम रिलेशन, मैक्सिमम रिलैक्सेशन, सॉरी, क्या है मैक्सिमम रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम लिमिट. टाइम लिमिट की जो मैक्सिमम रिलैक्सेशन क्या है, क्योंकि एक मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है दे सकता है. राइट. विद द कंकरेंस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर एडमिटेंस ऑफ एलटीसी के लिए. ठीक है. मैक्सिमम रिलैक्सेशन कितने कितने टाइम की दे सकता है. ठीक है. वेयर नो एडवांस ड्रॉन, जहाँ पर भी जो है एडवांस कोई भी ड्रॉ नहीं किया गया है, तो कितने महीने की आपको मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिल सकती है. whether that is for 3 months, 6 months, 6 months from the date of outward journey or after the completion of return journey or 1 year after the completion of return journey. देखिए मैक्सिमम रिलैक्सेशन. ओके. ये पूछ रहा है किस केस में, कि जहाँ पर जो है आईएफडी से आप जो है मैक्सिमम कितनी रिलैक्सेशन ले सकते हैं टाइम लिमिट के अंदर. तो 6 मंथ्स इन्होंने 2 बार दे रखा है, तो शायद ज़्यादा चांसेस जो है हमारे 6 मंथ्स के लग रहे हैं. बट 6 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी, जिस दिन आपकी जो एडवांस लिया है. इन दोनों में एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि एडवांस लिया है तो अलग कंडीशन होती है, उसमें सिर्फ जानने वाला देखते हैं, ऐसा कुछ था, है ना. कोई बात नहीं. अगर हमें अच्छा देखिए, वैसे तो आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर क्या है, लेकिन अगर इसका आंसर 3 मंथ्स होता है तो मतलब वैसा टाइप क्वेश्चन है काफ़ी. बट 6 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी, आई थिंक इट्स 6 मंथ होना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन दे रखे हैं. और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी या फिर फ्रॉम द डेट, आई थिंक इट्स फ्रॉम द डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी, है ना. ये होना चाहिए. चलिए देखते हैं आगे. नेक्स्ट है आपका 119 क्वेश्चन नंबर है आपका टीसीएस एलटीसी के रिगार्डिंग. ये है, consider the following statements regarding CCS LTC rules 1988. Okay. Industrial and work charge staff who are entitled to regular leave are eligible for LTC in the same manner as other central governments. इंडस्ट्री या फिर वर्क चार्ज स्टाफ है, क्या वो भी, आई डोंट थिंक सो, नहीं होता. ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इवन फॉर मोर देन 1 year आर नॉट एलिजिबल फॉर LTC. If both husband and wife are central government servants, they can declare separate hometowns independently. Yes, ये correct है. Okay. In the event of return journey, both husband and wife are central government, they can declare separate hometowns independently. हाँ दे सकते हैं यार. In the event of return journey falling in the succeeding calendar year, ठीक है, the will be counted against the year in which the outward journey commenced. The event of return journey जो है, that is falling in the succeeding calendar year. Okay, it shall be counted against the year in which the out journey commenced. थोड़ा तो मुझे ठीक लग रहा है यार. थोड़ा के साथ में वो कह रहे हैं टू भी ऑप्शन बता रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गलत है यार. थ्री ओनली आंसर होना चाहिए आई थिंक. यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वर्क चार्ज स्टाफ हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं. ठीक है.
दूसरा जो इंडस्ट्रियल और वर्क स्टाफ है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं उनके लिए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो है अपना सेपरेट होम टाउन डिक्लेयर कर सकते हैं। और रिटर्न जर्नी जो है फॉलोइंग इन द सक्सेसिंग कैलेंडर ईयर द कंसेशन शैल बी काउंटेड अगेंस्ट द ईयर इन विच द आउटवर्ड जर्नी कमेंस्ड। पूछा ही गया है विच ऑफ देम आर नॉट करेक्ट में। क्वेश्चन बहुत बहुत बहस समझिए। थर्ड तो करेक्ट है, तो ये और ये तो गया। और आंसर शुड बी डी। ये और ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ हेड ऑफ ऑफिस इज और आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978। तो क्या स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ हेड ऑफ ऑफिस के बारे में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एचओडीज शेल हैव द पावर टू डिक्लेयर एनी एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट टू देम एज हेड ऑफ ऑफिस। ओके। Not more than one officer shall be declared as head of office in respect of same office or establishment unless such office is indistinctly separate from one another. Uh, a department of the central government may declare the undersecretary in charge of administration as a head of office. May declare undersecretary in charge of administration as the head of office. Okay, and list of head of office is given in the Schedule 1 of DFPR 1978. Okay. ये हमारा जो क्वेश्चन है वो DFPR का है, ठीक है, रिगार्डिंग रिगार्डिंग द हेड ऑफ ऑफिस। देखिए डिपार्टमेंट अगर मैं कहूँ, हालांकि दो आई हैव नॉट रेड दिस, बट अपने अगर हम कॉमन सेंस जो अपना यूज़ करके कहें तो लिस्ट ऑफ हेड ऑफ ऑफिस इज गिवन इन द ऑफ DFPR। नॉट श्योर अबाउट इट। A department of central government may declare the secretary in charge of administration as a head of office. Not more than, ये गलत है यार। Not more than one officer shall be declared as head of, ये भी गलत है यार। Department of the Central Government Administration HOD shall have the power to declare any employee subordinate them as head of office. The Central Government Administrator, departments of the Central Government Administrator and HODs shall have the power to declare any employee subordinate to them as a head of office. Okay, not sure about it. That's okay. अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is the competent authority to relax all or any provisions of the DFPR 1917 to any authority? I think its president has the power. नहीं, DFPR में है ना, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। फर्स्ट पावर है रिगार्डिंग रिलेशन टू एनी अथॉरिटी। ये तो कौन सा होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिलैक्स। ये तो DFPR जो है, मतलब आई थिंक इट्स बिकमिंग इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं DFPR के और बड़े जनरल से क्वेश्चन है, बट सिंस वी हैव नॉट रेड इट तो अटेम्प्ट करना मुश्किल हो रहा है, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिलैक्स, क्योंकि रिलैक्स कर सकते हैं ऑल प्रोविजंस ऑफ द DFPR इन रिलेशन टू एनी अथॉरिटी। तो प्रेजिडेंट होनी चाहिए आई थिंक। Which one of the following does not belong to the object head relating to personal service and benefits? ऑब्जेक्ट हेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ऑब्जेक्ट हेड भी आपका जो है डज नॉट बिलोंग टू ऑब्जेक्ट हेड रिलेटिंग टू पर्सनल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स। पर्सनल सर्विसेज और बेनिफिट्स में क्या क्या नहीं आता है? सैलरीज, पेंशनरी चार्जेस, ओवर टाइम अलाउंस, डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंसेस। Okay, then we have which one of the following is the competent authority for revival of posts that have fallen into the category of deemed abolished? अच्छा, उनका रिवाइवल कौन करेगा उन पोस्ट्स का जो कि डीम्ड अबॉलिश हो गई हैं? ओके।
आई थिंक इट्स फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर क्रिएशन ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी इन अबव लेवल पोस्ट फॉर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अटैच्ड ऑफिसेज। क्रिएशन ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी लाइज विद द कैबिनेट। क्रिएशन ऑफ पोस्ट, क्रिएशन ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कर पाएगा उनके लिए। आई थिंक इट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर क्रिएशन ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी इन अबव लेवल पोस्ट फॉर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। आई थिंक इट्स कैबिनेट। Then we have which one of the following categories covers the expenditures other than expenditure falling under the category of pay and allowances of government servant, leave, salary, pensions, contingencies, grants in aid, contributions, works, tools and plant and the like. Cover the expenditures, okay, other than expenditure falling, other than falling the category of pay and allowances. Okay, other than the category of pay and allowances of government servant, leave, salary, pension, contingencies, grants and aid, contribution, work tools, plant and like. तो हमारा ये क्या होता है, ये पे एंड अलाउंसेस आता है हमारा। आई थिंक इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर या चार्ज एक्सपेंडिचर या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कंटिजेंट एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कैपिटल या चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट देन। ठीक है, तो आंसर अगर मुझे करना हो तो लीव सैलरी कह रहा है कवर्स द एक्सपेंडिचर अदर देन दिस, मिसलेनियस कर लेगा यार ये तो, है ना। हाँ, पे एंड अलाउंसेस तो मान लीजिए चार्ज में आ गया, लीव सैलरी भी इसमें आ जाएगा, पेंशन ठीक है, कंटिजेंसी, कंटिजेंसी तो कंटिजेंट फंड में आ गया, ग्रांट इन एड, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहा है ग्रांट इन एड में वगैरह में दे दिया, राइट। कॉन्ट्रीब्यूशन, वर्क्स, टूल्स एंड प्लांट, कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है क्योंकि उसी को एक्सपेंड बचाया हुआ है, मतलब कि उसी के बारे में बात नहीं है। ठीक है, ये बोलता है ऑल पावर्स, ऑल फाइनेंशियल पावर्स नॉट स्पेसिफिकली डेलीगेटेड टू एनी अथॉरिटी बाय द DFPR शेल रेस्ट इन, अगर किसी को भी नहीं दी गई है तो वो फाइल पावर किसके पास है। कहते हैं अगर ये पावर किसी को नहीं दी गई है तो किसके पास होगी, तो होगी वो जो पावर से होगी वो किसी को नहीं दी गई है, तो DFPR के अंदर। आई थिंक DFPR में सबसे इम्पोर्टेंट तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। नेक्स्ट है आपका बाद द असाइनमेंट ऑफ फंड्स इंक्लूडेड इन अ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। असाइनमेंट ऑफ फंड्स इंक्लूडेड इन अ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा उसको। द असाइनमेंट ऑफ फंड्स इन अ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर, क्या बोलते हैं आप, अप्रोप्रिएशन, एलोकेशन, अलॉटमेंट, री अप्रोप्रिएशन। द असाइनमेंट ऑफ फंड्स इंक्लूडेड इन अ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू मीट specified expenditure. I think it's reappropriation. फिर नेक्स्ट पूछते हैं आपका, तो ये प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन की हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर हाईलाइटेड इन द मेन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अच्छा, मेन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के अंदर कौन सा ये होगा। मेन डिमांड फॉर ग्रांट हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर हाईलाइटेड इन द मेन डिमांड्स फॉर ग्रांट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न following are highlighted in the main demands of grant, okay. The objective of the ministry department concerned about provisions for subsidy in lieu of interest on loans by the government, details of important provisions included in the demand for grants and with particular emphasis on scheme provisions and new items of expenditure, statement showing details of individual works and projects costing 5 crores or above। ये इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट ग्रांट से रिलेटेड है तो आपका ये फार में आ जाना चाहिए आई थिंक।
DFPR में आ जाना चाहिए। बोलता है which of the following statements are correct regarding transfer of land and buildings from one central government to another। ठीक, ये पूछा गया है ट्रांसफर ऑफ लैंड। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जो लैंड है बिल्डिंग्स फ्रॉम वन सेंट्रल गवर्नमेंट टू अनदर, अप्लाई करेगा ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू अनदर शैल बी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। यस, ये तो होना ही चाहिए। ट्रांसफर बिल्डिंग ऑन लैंड शैल बी एट हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस depreciation of this building standing on the land। Transfer on land shall be at the historical cost। ठीक है, transfer of building on land shall be at the present day cost minus depreciation of these buildings stand on the land। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होना चाहिए या फिर प्रेजेंट डे की कॉस्ट पर होना चाहिए? यहाँ पर है क्योंकि फर्स्ट वाला तो आई थिंक करेक्ट है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर होना चाहिए। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पर होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर तो 100% होगा। ठीक है, थिंक इट्स D1 and 2। वो बोलता है देन, बोलता है द मैक्सिमम वेट इज अलाउड टू एन नॉन QCPS फॉर पेमेंट ऑफ वर्क्स एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विस। 80% है यार ये तो। QCPS जो है ना, और जो है मैक्सिमम जो QCPS हो सकता है वो 80% यहाँ पे इसमें। देन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन GFR की बात करें। GFR इंपॉर्टेंट है यार, GFPR DFPR दोनों ही इंपॉर्टेंट है। GFR फॉर सिलेक्शन और ओब्लिक एवेल्यूशन ऑफ कंसल्टेंसी प्रपोजल्स के लिए क्या करेंगे आप? कौन कौन से मेथड ले सकते हैं आप इसमें? हम QCPS और LCS दोनों ले सकते हैं। ठीक है, और सिंगल सोर्स सिलेक्शन भी कर सकते हैं या फिर फिक्स बजट सिलेक्शन कर सकते हैं क्या उस केस में? और सिलेक्शन और ओब्लिक एवेल्यूशन ऑफ कंसल्टेंसी प्रपोजल, कंसल्टेंसी वाले में क्या करेंगे आप? कंसल्टेंसी प्रॉब्लम जो हमने सुना है कंसल्टेंसी वाला वो QCPS कर सकते हैं यार। QCPS या फिर LCS मेथड भी कर सकते हैं हम इसमें, ये तो हो सकता है। और इसके अलावा क्या? ओके, ठीक है, आपको आइडिया हुआ है कि इसमें GFR का क्वेश्चन है, तो अगर मुझे लगाना ही है तो मैं QCPS और LCS को तो इंक्लूड करूंगा ही। तो 1 और 3 इसमें भी आ रहा है, 1 3 इसमें भी आ रहा है। ओके, फिक्स्ड बजट बेस्ड सिलेक्शन। ओके, ये तो मैंने फिक्स्ड बजट सिलेक्शन में देखा ही नहीं है कभी। टू टू तो ये वाला चला गया। और करेक्ट है, 1 तो करेक्ट है ही, और थर्ड फिर बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इससे। Is which of the following statements is or are correct for dealing with arbitration awards in terms of provisions of GFR? Which of the following statement are correct for dealing with arbitration awards? Okay, for arbitration awards in terms of provisions of GFR। ठीक है, arbitration awards in terms of GFR के बारे में कुछ आपसे बताइए क्या है इस पे? Where Ministry Department has challenged an arbitral award, nothing is paid to the contractor। क्या? Where a ministry or department जो है has challenged an arbitrary award, nothing is paid to the contractor। Where a ministry or department has challenged an arbitral award होता क्या है? arbitration award क्या होता है? तो जो उसको वकील वगैरह से मतलब कोर्ट में जाके मिल गया उसको। And determination of the merits of by an arbitrator tribunal in an arbitration in law judgment in a court of law। GFR केस में arbitration award में क्या होगा? Where a ministry department has challenged an arbitral award, nothing is to be paid to the contractor। कहीं challenge कर दिया है तो okay। Where a ministry has challenged an arbitral award, 75% of shall be paid to the contractor against a bank guarantee। Where a ministry has challenged an arbitral, 50% of this and the bank guarantee shall be for the interest which may become payable to the ministry if the subsequent court orders require refund of certain amount। Bank guarantee shall also be for the interest
which may become payable to the ministry if the subsequent court order requires refund of that amount. ये तो correct है. इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. अगला क्वेश्चन बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बिड सिक्योरिटी कैन बी एक्सेप्टेड इन टर्म्स ऑफ रूल 171. बिड सिक्योरिटी को आप किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, इंश्योरेंस, श्योरिटी बोर्ड्स, बैंकर चेक्स और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट. तो बैंकर्स चेक में कर सकते हैं, पक्का है. थर्ड नंबर. अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है शायद. फोर्थ नंबर भी हो सकता है. 5 3 और 4 तो सब में ही है. 2 और 1 में डाइसी है. डिपॉजिट एफडी भी कर सकते हैं, ठीक है. इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड, आई एम नॉट श्योर. अभी हम बी पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं इसको. ये भी जीएफआर का ही क्वेश्चन है. 170 आई जीएफआर का, ठीक है. देन वी हैव in respect to which of the following annual physical verification has not been prescribed in GFR. GFR के अंदर ये कौन सी प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, ठीक है. एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन. तो फिक्स्ड एसेट की, कंज्यूमेबल्स की, लाइब्रेरी बुक्स इन केस ऑफ लाइब्रेरी हैविंग नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स, इन केस ऑफ लाइब्रेरी हैविंग मोर देन 20,000 बट अप टू 50,000 वॉल्यूम्स. एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन करने की आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, कोई ज़रूरत नहीं है. फिजिकल वेरिफिकेशन फिक्स्ड एसेट की, कंज्यूमेबल्स की नहीं होती है ना. तो 2 काट दीजिए यहाँ से, ये और ये तो चला गया, तो 4 बोलते हैं या फिर 3 बोलते हैं. फिक्स्ड एसेट की होती है क्या? फिक्स्ड एसेट की होती है, फिर 1 एंड 3 होगा फिर. नेक्स्ट है आपका which of the following statement is or are not correct regarding grant of advance payment to suppliers. Okay, grant of advance payment to suppliers. क्या आप एडवांस पेमेंट दे सकते हैं to suppliers? Okay, so the advance payment should not exceed 30% of the contract to private firms. Okay, Ministry departments of central government may relax in consultation with their financial advisor the ceiling for advance payment to private firms. In special cases, जो है advance payment to private firms can be released relaxing the condition of bank guarantee with the concurrence of financial advisor of the ministry. In case of maintenance of contract, the amount advance payment should not exceed the amount payable for 6 months under the contract. पहला तो है नहीं, ये मुझे लगता है शायद 40% होता है, ठीक है. Institute Department of Central Government may relax in consultation with financial advisor the ceiling for advance payment to private firms. I don't think so. In special cases, advance payment to private firms can be released relaxing the condition of a bank guarantee with the consent of finance. तो ये भी नहीं होगा यार. Case of maintenance contract, the amount of advance payment should not exceed the amount payable for 6 months under the contract. Can be poor answer. Can be. हालांकि अगर अगर कुछ भी नहीं था हम शायद अब दिया कर देते. फिर बोलते हैं which one of the following is the competent authority to grant exemption, okay, from publishing tender inquiries and details of bids awards on CPB portal on ground of confidentiality required for reasons of national security. Okay, on ground of confidentiality required for reasons of national security. So whether the following is the competent to grant exemption from publishing tender inquiries. Okay, secretary, secretary, then secretary and the minister. I think secretary कर सकते हैं with the concurrence of the financial advisor या without. With the concurrence of the होना चाहिए I think यार. Which one of the following statements are correct regarding guidelines on debarment of firms from bidding in terms of the provisions of GFR? Okay. Regarding debarment of firms from bidding in terms of the provisions of GFR 2017 as amended from time to time. Bids submitted by the debarred firms will be ignored. The bid security submitted by the debarred firms will be forfeited. नहीं.
Case of a debarred firm is the lowest L1, the next L1 for lowest firm shall be considered as L1. No contract of any type shall be placed even on the allied firms of the debarred firms. ये तो हमें पता कैसे चलेगा? The bid submitted by the debarred firms will be ignored. टू वाला गलत है. 134. The bid submitted by the debarred firms will be ignored. Okay, in case the demand is the lowest, next no contract of any type shall be placed even on allied firms. Okay, then we have this. Which one of the following statements are correct regarding execution of works by a ministry or department on its own arrangement? Execution of works, okay, by ministry or department under its own arrangement. A ministry or department at its discretion may directly execute their works estimated to cost 3 lakhs up process. No work shall be undertaken before issue of administrative approval and expenditure sanctioned by the government on the basis of no work shall be undertaken before the issue of administrative approval and expenditure sanctioned by the बिल्कुल correct है यार नहीं ले सकते आप. The open tenders will be called for works 25 lakh to rupees 45 lakh. Open tender be called for works costing 25 lakh to 40 lakh. Corporation design and estimate precede shall precede any sanction of works. ठीक है तो 2 और 4 तो आ रहा है इसके अंदर. 2 और 4 किस किस में आ रहा है? Okay. मुझे डाउटफुल. 4 should be the answer. Okay. Next है आपका. But the which one of the following is the financial limit beyond which central government and state government may prefer claims for the services rendered to one another? फाइनेंशियल लिमिट के बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि क्या फाइनेंशियल लिमिट है बियॉन्ड विच अ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में प्रेफर क्लेम्स फॉर द सर्विसेज टू वन अनदर. अगर एक दूसरे को दिया है तो उसका क्लेम कर सकते हैं कितने अमाउंट की. बियॉन्ड विच द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में प्रेफर क्लेम्स फॉर द सर्विस रेंडर्ड टू वन अनदर. आइडिया नहीं यार वैसे कितना हो जाएगा. आई थिंक इट्स 25,000 तो कम से कम होना ही चाहिए हमारे पास. नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूजर चार्जेस. यूजर चार्जेस कौन से होते हैं? While fixing the rates of user charge, the ministry departments must ensure that the user charges recover the current cost, providing services with a reasonable return on capital investment. While fixing the rates of user charges, the ministry department must ensure that the user charges recover the current cost of providing services with a reasonable return on capital investment. While fixing the rates of user charges, the ministry must ensure उसको ensure करना है कि the user charges जो है recover the current cost. जो user charges हैं करंट कॉस्ट को रिकवर करे और प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल. द रेट्स ऑफ यूजर चार्ज शुड बी लिंक्ड विद अप्रोप्रिएट प्राइस इंडिसेस एंड नेसेसरली रिव्यूड एवरीवेयर. द यूजर चार्ज शुड बी पब्लिश्ड बाय द ईज website. Wherever user charges fixed are lower than the cost recovery norms, reasons therefore should be recorded with full justification. थर्ड वाला तो है यहाँ पर 100% है. ऑप्शन से ही पता चल रहा है. फोर्थ वाला भी मुझे लग रहा है कि होना चाहिए. ठीक है. थर्ड और फोर्थ को किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है. सेकंड नंबर पर पूरा है. द रेट ऑफ यूजर चार्ज शुड बी लिंक्ड विद अप्रोप्रिएट प्राइस इंडेक्स reviewed every year. Okay. While fixing the ensure that user charges recover the current cost of providing service with a reasonable return on capital. Yes. Okay. Then we have which one of the following is the countersigning authority for annual accounts the government of India called finance accounts. ये जी कर सकता है यार आई थिंक. तो ये कहीं ना कहीं जो है अभी इम्पोर्टेंट हो गया है हमारा. ये दोनों ही आपका GFR भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड CFPR भी बहुत इम्पोर्टेंट है यार बिकॉज
ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इन द फॉलोइंग इज द अथॉरिटी टू whom केस इन्वॉल्विंग loss of government money arising from erroneous or irregular issues of checks or irregular accounting of receipts are required to be reported. Authority to whom involving loss of government money arising from erroneous or irregular issues of checks or secretary, CAG, then controller, CGA और financial advisor. इसको आप अप्राइज करेंगे. Following is the authority to whom cases involving loss of government money arising from erroneous or irregular issues of checks or irregular accounting of receipts. इस केस में कौन होगा आपके हिसाब से? Loss of government money arising from the erroneous or irregular issues of checks or irregular accounting of receipts. Report. I think it's KG को. In which of the following circumstances the rejection of bids is justified in terms of the following GFR? GFR के अंदर जो है आप जो है इसको बिड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं. तो बोला है जस्टिफाई कीजिए कौन कौन से. व्हेन लिमिटेड और ओपन टेंडर रिजल्ट्स इन ओनली वन इफेक्टिव ऑफर. ठीक है, तो आप उसमें ऑल बिड्स आर नॉट सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द procurement document. ठीक है, हाँ तो इस केस में कर देंगे. द प्राइसेस इन द बिड्स आर सब्सटेंशियली हायर देन द अपडेटेड कॉस्ट एस्टिमेट आर नॉट सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द procurement. ठीक है, द प्राइसेस इन द बिड्स आर सब्सटेंशियली हायर देन द अपडेटेड कॉस्ट एस्टिमेट. नन ऑफ द टेक्निकल प्रपोजल्स मीट मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर. ये गलत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. केस में जो बिड है वो रिजेक्ट नहीं होगी. ये थर्ड नंबर वाले में तो इसमें इसमें और इसमें तो वन ओनली आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, वन हमारा रिजल्ट ओनली इन वन इफेक्टिव ऑफर. ठीक है, इस केस में हम मतलब मुझे नहीं लगता कि हम उसकी रिजेक्शन कर सकते हैं. जस्टिफाइड नहीं है, ये थोड़ा गलत है यार. नन ऑफ द टेक्निकल प्रपोजल मीट द मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर. जस्टिफाइड है भाई, फोर तो होना ही चाहिए. जस्टिफाइड. द प्राइस ऑफ बिड्स आर सब्सटेंशियली हायर देन द अपडेटेड एस्टिमेट. चेक करना पड़ेगा यार. द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, ऐसे कौन सा लगाओगे इसको आप? लिमिटेड टेंडर ओपन रिजल्ट्स इन ओनली वन इफेक्टिव ऑफर. हाँ हम तो करते हैं हम ये. चलिए वन हमने ठीक मान लिया. जस्टिफाइड है. ऑल बिड्स आर नॉट सफिशिएंटली रिस्पॉन्सिबल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोक्योरमेंट. जस्टिफाइड है, टू बी जस्टिफाइड है. ठीक है, ऑल बिड्स आर नॉट सफिशिएंटली रिक्वायर्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ. ठीक. द प्राइस इन द बिड्स आर सब्सटेंशियली हायर देन द अपडेटेड कॉस्ट एस्टिमेट. फोर्थ वाला 100% जस्टिफाइड है. फर्स्ट वाला भी जस्टिफाइड है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर साथ में. यानी कि इनमें से भी कोई ना कोई एक गलत है. फोर्थ वाला 100% होगा, ये बात तो पक्की आ रही है. तो अगर फोर्थ है तो थर्ड तो 100% है. ठीक है, तो अब जो आपका पूरा है वो टू के ऊपर डिपेंड. ऑल बेड्स आर नॉट सफिशिएंट रिस्पॉन्स टू द रिक्वायरमेंट. ऑल बेड्स आर नॉट सब्सटेंशियली रिस्पॉन्स द रिक्वायरमेंट. इस पर क्लिक करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप मैनेज एंड मेंटेन द जेम प्लेटफॉर्म वेस्ट विद द जेम. जेम को कौन मेंटेन करता है? कॉमर्स मेंटेन करता है वैसे तो. आई थिंक फिर यही होना चाहिए वैसे तो.
बोलता है in terms of provision contained in the GFR 2017, okay? The following are examples of consulting services. What do you mean by consulting services? यार मतलब GFR और DFPR इतना आया है ना मतलब इस वाले एग्जाम में स्पेशली लगता है कि मतलब नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। तो ये तो ऐसा चीज़ है कि यू शुड कवर दिस, ठीक है? GFR और DFPR आपको मिस नहीं करना। तो बोलता है which of the following contain GFR 2007, which of the following are example of consulting services: finance, accounting and taxation services, services for hiring of vehicles, training and advisory services. Consulting services, yeah, service for hiring of vehicles, consulting services, training and advisory services है, finance, accounting and taxation services ये है। hiring of vehicle कैसे consulting? 1 और 2 आ रहा है यार। okay? Then बोलता है in terms of provisions contained in the GFR 17, the surplus or obsolete goods are required to be disposed of, ठीक है? क्या एज पर GFR 17 बोलता है वो आपका दिस सरप्लस और ऑब्सलीट गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज ऑफ, ठीक है? यस, बाय ऑब्टेनिंग बिड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर और बाय पब्लिक ऑक्शन वेयर द एसेसमेंट रीजनल वैल्यू ऑफ सच गुड्स इज अबव 6 लाख से ऊपर होनी चाहिए, क्या आप टेंडर कर सकते हो? लिमिट तो नहीं पता यार। यस, तुक्का मारेंगे तो हम 5 लाख तो हो यार। In the context of GEM platform, which of the following is or are not the responsibility of the secondary users? Okay. Which one of the following is or are not the responsibility of the secondary users? Registering the organization on GEM, placement of contracts on GEM, receipt of stores and payment to the sellers. तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये सेकेंडरी यूजर्स क्या होते हैं, ठीक है? मैं सबसे पहले तो यूज़र ही नहीं पता, यूज़र चार्जेस के बारे में आ रखा है वही नहीं पता, ठीक है? ये भी नहीं पता हमें, ठीक है? तो ये देखना पड़ेगा हमें। बोलता है अगर आंसर ही लगाना है हमें तो रजिस्ट्रिंग सेकेंडरी यूजर्स। आई थिंक ये होगा रजिस्ट्रिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन जेम। हम सेकेंडरी यूजर होंगे क्या? बायर होते हैं लेकिन प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन जेम, रिसीट ऑफ स्टोर्स एंड पेमेंट टू द सेलर्स, ये तो हम करते ही हैं। आई थिंक इट्स वन ओनली। तो बोलते हैं स्पेशल कैजुअल लीव जो है एडमिशन टू अ मेल गवर्नमेंट फॉर अंडरगोइंग वेसेक्टोमी ऑपरेशंस, ओके, अंडर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इज नॉट एक्सीडिंग 2 दिन की मिलती है आई थिंक। स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। फिर नेक्स्ट बोलता है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंटाइटलमेंट फॉर लीव एनकैशमेंट की बात कर रहा है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरिंग ऑन रिटायरिंग द नॉर्मल फॉर द ओवरऑल लिमिट फॉर एनकैशमेंट इंक्लूडिंग बोथ अर्न लीव एंड हाफ पे लीव शैल नॉट एक्सीड 300, ठीक है? एंड टू टेक अप द शॉर्टफॉल इन अर्न लीव कम्यूटेशन ऑफ हाफ पे लीव शैल ऑल्सो बी परमिसिबल। यस, ये करेक्ट है। द कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी शैल बी पेबल इन वन लम्प सम एज अ वन टाइम सेटलमेंट। आई थिंक इट्स 1 2 3 तीनों करेक्ट है। बोलते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव okay which may be granted to a government servant other than CGHS officer during his entire service, नहीं दे सकते हैं आप। स्टडी लीव 2 साल की मिल सकती है यार, 24 मंथ्स। बोलता है ड्यूरिंग वर्क रिलेटेड इलनेस, ओके, हाँ जी, WRIL वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव होती है ये, ठीक है? बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन पर्सनल बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर ऑफ दिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज विल बी एंटाइटल्ड टू to full pay and allowances for a period of, बोलता है ड्यूरिंग वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, ओके,
uh, and beyond hospitalization, personnel beyond below the rank of officer of the Central Armed Forces will be entitled to pay to full pay and allowances for a period of full pay. होना चाहिए ये. The maximum limit to which half pay leave HPL जो है may be allowed to be commuted during the entire service without production of medical certificate where such leave is utilized on an approved course of study certified to be public interest by leave sanctioning authority. कितने दिन की जो है हाफ पे लीव जो है कितनी अलाउड है, मैक्सिमम लिमिट क्या है हाफ पे लीव की विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट. आइडिया नहीं, आई थिंक इट्स 3 months है. In the terms of the provisions contained in the CCS CCA rule. Okay. ठीक है, CCS आपका CCA rule के बारे में कुछ पूछा गया है. There is the period of limitation to appeal from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the applicant. The period of limitation to appeal from the date on which a copy of letter of the order appealed against is delivered to the appellant. Period of limitation to appeal from the date on which a copy of the order appealed against delivered to the applicant. 45 days में कर सकते हैं आई थिंक वो अपील ना. पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू अपील है ना. Appeal from the date on which a copy of the order appealed against is delivered. Appealed against. The period of limitation to appeal from the date on which a copy of the order appealed against. अच्छा डाइसी बना रहा है यहाँ पर in terms of the provision conditions, the period of limitation to appeal, okay, from the date which a copy of the order from the date, okay, on which a copy of the order appealed against. बोलता है वेयर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड, पर हिंदी में पढ़ना चाहिए क्योंकि बोलता है केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, ठीक है, अपील का परिसीमा काल. हाँ, अपील का परिसीमा काल मतलब अपीलार्थी को उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है एक प्रति प्रतीत करने कितनी अवधि तक का अवधि का होता है. अपीलार्थी का उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है. नेक्स्ट आपका वेयर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड वेयर after conclusion of the departmental proceedings it is found that some blame attaches to the officer, which of the following penalties should be at least imposed on the delinquent. Where department proceedings are initiated against a government and where after conclusion of the department if it is found that some blame attaches to the officer, which of the following penalties should at least be imposed delinquent. इस पर कौन से देना चाहिए, कम से कम सेंश्योर देना चाहिए इस केस में. ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में. ठीक है, देन वी हैव, ये कहता है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द CCA rules. After conclusion of the inquiry, okay, in terms of this, following shall the inquiry report contain the article of charge in the statement of imputations and of misconduct or misbehavior, the defense of the government servant in respect of each article of charge, and assessment of the evidence respect of each article of charge, the findings on each answer and reasons therefore.
देखिए ये तो होना चाहिए आपके इंक्वायरी के अंदर, ठीक है ना। वेल, इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
All right. So here we are. हम इस क्वेश्चन पे थे ना, that after conclusion inquiry जो है, तो the article of charge and the statement of imputations of misconduct or misbehavior, ये तो होना चाहिए. The article of charge क्या है, statement of imputations क्या है, of or misbehavior, and the defense of the government servant in respect of each article or charge. Defense क्या है, an assessment of the evidence, ठीक है, the findings on each article of charge and reasons therefore. इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर तो सारी चीज़ें ही होनी चाहिए. आई थिंक सो होनी चाहिए. 1 2 3 4 बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन गवर्नमेंट सर्वेंट बी मार्क्ड एज डाइजन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रॉपर परमिशन. ओके. When on duty in office, the government servant leaves the office without proper permission. The official remains in office but refuses from duties assigned to him. When an official comes late, even though he works throughout the day during the office hours. पहला वाला तो पक्का है, दे रखा है इसमें. When on duty, the government servant leaves the office without proper permission. Without proper permission. वो भी हो सकता है. The official remains in absence but refuses remains in office but refuses to perform duties assigned to him. Okay. Comes late even though throughout the day. Its whole 4 reasons are there. तो हम उसको डाइजन कर सकते हैं उस पीरियड को. Next we have is, which of the following is not amount to a penalty. क्या penalty नहीं होगी with the meaning of CCC rules. ठीक है. Withholding of increment of a government servant uh, for his failure to pass any departmental examination in accordance with, this is not a penalty. ये correct है. Compulsory retirement of a government servant in accordance with to his or her superior retirement. तो कंपल्सरी रिटायरमेंट तो पेनल्टी है भाई. पे वन ओनली बन जाएगा. रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेक्यूलियर कॉज बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट बाय नेग्लिजेंस ब्रीच ऑफ ऑर्डर. इसके बाद ये ओनली वन इज द आंसर. ठीक है. देन वी हैव one of the following major penalties shall only be disqualification for future employment under the okay, disqualification for future employment. बोलता है इसके अंदर आपका डिसमिसल फ्रॉम सर्विस तो है. थर्ड जहाँ जहाँ आ रहा है वो काट दीजिए. रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट में दैट्स डिस्क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन के लिए वो नहीं करता इसमें. ठीक है. राइट. देन नेक्स्ट है आपका द टोटल नंबर ऑफ मेजर पेनल्टीज प्रेसाइड इन 11. टोटल नंबर ऑफ मेजर पेनल्टीज नहीं है. नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेजर पेनल्टी. तो मेजर पेनल्टीज क्या क्या है आपके पास. तो ये नहीं, जैसे कि हमारे पास है नंबर ऑफ मेजर पेनल्टीज. देखो एक तो मेजर पेनल्टी में हो गया आपका रिमूवल हो गया. हाँ. मेजर पेनल्टी है ना, रिमूवल हो गया, डिसमिसल हो गया, कंपलसरी हो गया. और वो जो ऊपर वाली जो कंडीशंस थी ना, जो दो जो पहले वाली कंडीशन, चार चार कंडीशन तरीके से वो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फाइंड करना थोड़ा मुश्किल. देख लेते हैं कि
हमारे पास 7th इसको भी काउंट किया जा रहा है, 6th हो गया ना, तो काउंट हो गई ऑटोमेटिक। एक, दो, 5 है टोटल। हमारे पास 5 मेजर पेनल्टीज। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि वो इतना भी कुछ पूछे, इतना ज़्यादा भी। ये 5 हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका CCS के भी काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं। According to CCS classification rules, the authority competent to impose on government servant any of the penalties specified therein is called impose on government any of the penalties specified therein. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी देखा यार, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी कंपेटेंट टू इम्पोज गवर्नमेंट सर्वेंट पेनल्टीज, मेजर पेनल्टी या माइनर पेनल्टी दोनों दे सकती है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी देती है। ये कौन सी ऐसी अथॉरिटी जो ऊपर दे सकती है ना? लिखा तो नहीं था यार। ऑलराइट, अभी तो हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करके इसको आगे बढ़ते हैं। The next आपका क्वेश्चन, the following powers cannot be exercised by an officer appointed to perform the current duties of a post. अच्छा, किसी भी अगर मान लीजिए जो है ऑफिसर अपॉइंटेड टू परफॉर्म करंट ड्यूटीज, किसी भी पोस्ट के लिए करंट ड्यूटीज कर रहा है, तो वो जो है कैनॉट बी एक्सरसाइज। स्टैट्यूटरी पावर, फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या टेक्निकल पावर, क्या क्या है? अपॉइंटेड टू परफॉर्म करंट ड्यूटीज ऑफ पोस्ट, अपॉइंटेड टू परफॉर्म करंट ड्यूटीज ऑफ पोस्ट, तो वो क्या है? स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं कर सकते यार, कैनॉट बी परफॉर्म्ड। क्या बोलता है? इन टर्म्स ऑफ सीसीएस क्लासिफिकेशन 95 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, नेक्स्ट स्टेप फॉर द इंक्वायरी ऑफिसर अथॉरिटीज टू एविडेंस हो गया आपका कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। ओके, कंक्लूड द इंक्वायरी एंड सबमिट द इंक्वायरी रिपोर्ट हियर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर if any appointed and the government servant or permit them to file written briefs of their respective case if they so desire, permit only the presenting officer to file written brief, permit only the government servant to file written brief after the completion of production of evidence. ओके, जब ये हो गया तो उसके बाद क्या करना है? कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका is in respect of the which of the following activities prior permission sanction of the prescribed authority is necessary under CCS conduct rules 1964. Okay, बोलता है प्रायर परमिशन। ओके, प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड।
ये संयुक्त सदाचार कमेटी वाले में तो एनकरेज करने के लिए बोला है, एक्सेप्ट मेंबरशिप ऑफ बुक्स बाय फॉरेन एजेंसी। ये तो करेक्ट है, फोर्थ वाला तो करेक्ट है। क्या टू ज्वाइन प्रायर परमिशन कह रहा है यार वो, टू ज्वाइन। तो अगर देखा जाए तो वन तो है ही है, ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी आर्मी। प्रायर परमिशन तो लिख नहीं रखा था उन्होंने। परमिशन में भी ग्रांटेड तो भाई प्रायर परमिशन हो गया ना आपका। तो ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी तो फिर इसलिए अगर ऐसे देखा जाएगा तो अगर टेरिटोरियल आर्मी आ रहा है तो डिफेंस सर्विस भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 या फिर 1 2 4, क्योंकि समयुक्त सदाचार जो समिति है उसको, ये तो 100% शोरूम है इसमें से, ये तो 100% है। अगर ये आ रहा है तो वन तो ऑटोमेटिकली हो गया, ये कह रहे हैं। ज्वाइंट टेरिटोरियल भी आर्मी आ गया आपके पास, ठीक है, ये भी आ गया आपके पास। तो अगर टेरिटोरियल आता तो सिविल डिफेंस सर्विसेज में भी ऐसा कुछ नहीं था, ये भी हो जाए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टू बिकम अ संयुक्त सदाचार कमेटी समिति, ये नहीं यार, इसमें सिर्फ इंटीमेशन देनी थी मेरे ख्याल से। ठीक है। और अब समझ में आ रहा है कि परमिशन का मतलब सारी परमिशन, मतलब प्रायर परमिशन है वो सब जिसमें परमिशन लिख रखा है, ठीक है। अगर इंटीमेशन नहीं लिख रखा है तो सब सब परमिशन है। नेक्स्ट है विच ऑन द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द, एक बार इस क्वेश्चन को मैं देखना चाहूँगा यार। सिविल डिफेंस में आपको प्रायर परमिशन नहीं लिखा, लेकिन परमिशन लिखा है तो ठीक है। तो अगर सिविल डिफेंस आता है, देन आता है आपका फर्स्ट नंबर पर टेरिटोरियल आर्मी की। टेरिटोरियल आर्मी में भी कहीं परमिशन, मतलब वो नहीं रखा प्रायर परमिशन, तो अगर ये दोनों तो फिर दोनों 100% स्कोर हो जाते हैं। परमिशन का मतलब यहाँ पर प्रायर परमिशन है, ठीक है? और आया था आपका, आज का नो प्रायर परमिशन, हाँ, इंटीमेशन राइट, ये भी हमारा कैंडिडेट में हमारा यही था। क्या है, बुक रन बाय फॉरेन एजेंसी, प्रायर परमिशन। जी, which one of the following provisions of the CCS conduct rules 1961 shall be deemed to be violated by the government servant who is found habitually failing to perform the task within the time set for the purpose? तो कौन सा रूल लगाएंगे आप? Habitually failing to perform the task, तेरे 3(1) का ये, 3(1) का 2 का 3 तो अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट है। जो हैबिचुअली फेल कर रहा है टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू हिम विद इन द टाइम सेट फॉर द पर्पज एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड। 3 सबसे पहले इंटेग्रिटी था, फिर डिवोशन टू ड्यूटी, ये आएगा फिर तो ना? ये अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट है, और ये दोनों 1 का 3 मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी है आपका, ये वाला है। देन वी हैव दिस मेंटेन डिसिप्लिन, देन liable to implement the lawful order delicament। और है आपका ये वाला फॉर्म एंड डिस्चार्ज ड्यूटी विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रूफ। कुछ भी हो सकता है यार, मतलब इसमें तो आप क्या मानेंगे इसमें? डिवोशन टू ड्यूटी का फेलियर लगता है आपको, है ना? क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी हो गया है ये।
ये तो क्योंकि जो है ट्रू वाला है ये कहता है मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, तो हु इज फाउंड हैबिचुअली फेलिंग टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू हिम विद इन द टाइम सेट फॉर द पर्पस एंड विद द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। और अगर थर्ड तो चलो नहीं है। इसकी बात करें 10th 19th की, तो 19th बोलता है मेंटेन डिसिप्लिन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज विल एबल टू इम्प्लीमेंट द लॉफुल ऑर्डर। ठीक है, डिसिप्लिन वाली बात तो अब हैबिचुअली, तो डिसिप्लिन की बात नहीं आएगा, फेल टू परफॉर्म द टास्क, नहीं डिसिप्लिन नहीं है, चलो मान लिया। परफॉर्म एंड द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, ओके, चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज with the highest degree of professionalism and dedication to the best of his abilities. Perform and discharge his duties with highest degree of professionalism and dedication to the best of his abilities. थोड़ा सा डाइसी है यार ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। तो बोलता है विच वन द फॉलोइंग एक्ट्स एंड ओमिशंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अमाउंट टू मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट किसको बोला जाएगा? हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, यस मिसकंडक्ट है। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस है, हैबिचुअल एब्सेंस विदाउट परमिशन, हैबिचुअल ओवर स्टे ऑफ लीव और कन्विक्शन बाय क्रिमिनल कोर्ट। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, हैबिचुअल एब्सेंस विदाउट परमिशन, हैबिचुअल ओवर स्टे ऑफ कन्विक्शन बाय कोर्ट। ये 1 2 3 तो है पूरा पूरा, 1 2 3 4 है। ठीक है, मिसकनेक्ट किस इसको बोलेंगे? देन वी हैव which of the following recommendations may be made to the employer by the complaint committee? Employer by the complaint committee constituted in each ministry. Which one of the following recommendation may be made to the employer by complaint committee constituted in each ministry department under sexual harassment of women at workplace act to inquire into complaints of sexual harassment against women, transfer the aggrieved woman to any other workplace, to grant leave to the aggrieved woman up to of 3 months to deduct from the salary of wages of the respondent such sum it may be considered to be paid to aggrieved woman or legal। ठीक है, चारों ठीक है यार इसमें। ठीक है, तो हमारा आ गया प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडक्शन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस वाला। ठीक है, whether which of the following act or conduct जो है shall amount to government servant conversing or using his influence in connection with an election to any legislature or local authority, thereby contravening their making normal arrangements during the election tour of ministers to enable them to carry out their responsibility। नहीं, ये नहीं है, पहला नहीं है इसमें, पहला नहीं है, दूसरा दूसरा और तीसरा आंसर हो गया। ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग्स फॉर मिनिस्टर्स, ये भी नहीं है यार। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन, बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट शैल अमाउंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट कैनवेसिंग, अमाउंट टू कैनवेसिंग होगा, ओके। थर्ड नंबर तो पक्का होगा। ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग्स फॉर मिनिस्टर्स, हाँ ये भी पक्का होगा। मेकिंग नॉर्मल अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग, तो 2 और 3 तो पक्का है भाई, 2 और 3 इज द आंसर टू एनेबल देम टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये भी कंडक्ट रूल का ही एक पार्ट है। ठीक है, देन वी हैव मतलब who among the following is not included in the definition of members of a family, okay, in the CSS conduct rule। ठीक है, वाइफ और हस्बैंड, ठीक है, एज द केस में बी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉट रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, हाँ चाहे रिजाइडिंग हो चाहे ना हो, है ना, हाँ। जैसे केस में ऑफ द गवर्नमेंट रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉट रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, सन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, ये कट जाएगा, डिपेंडेंट होना चाहिए। फुली डिपेंडेंट स्टेट वोटर भी अलाउड है, यस। नॉट इंक्लूडेड तो ये सन जो है नॉट डिपेंडेंट ऑन, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा आपका। A senior government servant approaches his subordinate for standing surety for a loan,
advice letter from a private bank. A senior government servant approaches his subordinate for standing surety for a loan by his relative from a private bank. In terms of seizing conversation, the following should be correct. Okay, तो अलाउड नहीं है वैसे, है ना, नहीं कर सकते ऐसे. there is there is no problem in the subordinate standing for such surety. The senior authority servant should be advised not to approach his subordinate for standing surety in such a case. Senior authority should keep his higher officer informed while doing so. The senior authority servant should obtain prior approval. नहीं. Should obtain prior approval from his next higher officer before obtaining surety from his subordinate. नहीं यार. Well, not to approach his subordinate for standing surety in such case. अच्छा, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको कैसे ढूंढना ना. तो हमने इसको पढ़ा है, ये अलाउड नहीं है ना. तो पढ़ा है कि ये अलाउड नहीं है, लेकिन कहाँ पढ़ा है ये थोड़ा सा मुश्किल है यार ढूंढना इसको ना. तो बुक के अंदर तो ढूंढना, और ये हम फिर भी एक अपनी तरफ से ट्राई दे रहे हैं. इफ़ वी फाइंड दिस तो फाइन है. तो मुश्किल है ढूंढना यार. ये कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीसीएस कंडक्ट 1964 बोलते हैं. और मुझे इसमें डाउट लग रहा है कि prior approval from his next higher officer before obtaining surety from his subordinate. Servant should obtain prior approval from his next higher officer for obtaining surety from his subordinate. In the context of thesis conduct rule 1964, which one of the following is not correct regarding provisions of oral instructions by superior officers? Okay, conduct का ही part है oral instructions के बारे में. As far as possible, senior officers should not issue oral consent to their subordinates. Yes, this is correct. If a junior officer receives oral instruction from his superior, he should seek confirmation in writing as early as possible. Practicable, ठीक है. The junior officer seeks confirmation to all the oral instructions given by senior. The letter should confirm it in writing whenever such confirmation is good. ठीक है. Whenever a member of the personal staff of on behalf there may be no need to for written. ये गलत है. ये आंसर हो गया आपका. Then है आपके पास in which of the following cases previous sanction of the government of servant or the prescribed authority would not be necessary for a government servant. Okay? कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीवियस सैंक्शन जो है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट would not be necessary for a government servant in terms of this terms of rule 12. Okay, previous sanction की जरूरत नहीं है, कहता है. And that previous sanction of the government or president would not be necessary for government raising a subscription from members of employees union to defend a case against, तो allowed ही नहीं है. Raising a subscription from members of employees union to defend a case against a government servant, ये तो allowed ही नहीं है. Collection of subscription by government servant for Jawaharlal Nehru Memorial Fund, ये भी allowed नहीं है. Participation in fund raising efforts of national foundation army, ये कर सकते हो आप.
नॉट नेसेसरी 1 और 2 हो गया फिर तो, नॉट बी नेसेसरी फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या बोलता है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, कंडक्ट टूल का हमारा ये क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। The next, taking part in politics by a government servant is in violation of which of the following rules of the CCS Conduct Rules 1964? Taking part in politics, okay. I think रूल 7 कहता है ये, टूल का रूल 7 बोलता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स जो है आपका रूल नंबर 5 है, ये रूल नंबर 5 है। देन है हमारे पास नेक्स्ट है, pensioner has a joint bank account, okay, operated with his or her spouse, in whose favor an authorization for family pension exists. A pensioner has a joint bank account, okay, operated with his or whose favor an authorization for family pension exists in the pension PPO, ठीक है, pensioner. On the death of the pensioner, his spouse needs to approach the bank for commencement of family pension to him. In this context, the requirement for submission of which of the following documents has been dispensed by the government? A written request to the government for commencement of family pension, a copy to the of the PPO, and undertaking for recovery of excess payment, or 414 duly witnessed. Okay, this is something related to pension. We हमने नहीं पढ़ा है इसको, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। Next, if a government servant dies while in service after entering service for 3 years, the death gratuity would be admissible to his family at the rate of times of emolument, 6 times of emolument, 12 times या 15 times. Okay, डेथ ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं ये। नेक्स्ट बोलता है आपका, in the case of a government servant due for retirement, okay, the head of office shall forward his pension papers with due checks to the account officer responsible for issuing authorization of pension. The account officer shall authorize the pension through office order. अच्छा, forward his pension paper with due checks to the account officer. ऑफिस मेमोरेंडम से भेज सकते हैं आई थिंक, shall forward his pension paper, फिर नोटिफिकेशन पे क्या लेंगे, पीपीओ पीओ भरते हो शायद। और श्योर, गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन अर्न लीव और मेडिकल ग्राउंड्स एक्सपायर्स, अर्न लीव पे थे, वाइल ऑन अर्न लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, his day of death for the purpose of terminal benefits will be treated. His day of death for the purpose of terminal benefits will be treated the working day as a part of leave, as diurnal or as absent from duty. Not sure. फिर बोलते हैं टू विच ऑफ द फॉलोइंग डू द सिविल सर्विस पेंशन रूल्स जो है ना, सेंट्रल सर्विस पेंशन 2021 जो है अप्लाई किसके ऊपर होंगे? गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31/12/2003, persons paid from contingencies या members of all India service या रेलवे सर्वेंट। अप्लाई किस किस पर होंगे? थिंक इट्स वन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, बोलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सप्रेशन इमोल्यूमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स। ये इमोल्यूमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। The pay drawn by a government servant while on deputation to armed forces of India shall be treated as emolument. Government servant while on deputation to armed forces of India shall be treated as emoluments. Okay. Stagnation increment shall be treated as emolument for calculation of retirement benefits. Sure about it. Well, the pension granted to a person who retires on his own volition मतलब मर्जी से क्या, केंद्रीय ये कहता है केंद्रीय सेवा सिविल सेवा पेंशन नियम
फिर किसके देने उपबंधों के अनुसार अधिवर्षितता की आयु प्राप्त करने से पूर्व जो है स्वेच्छा से निवृत्त होने वाले प्रदान की जाने पेंशन किस श्रेणी में आती है? पेंशन टू अ पर्सन हु रिटायर्स ऑन हिज ओन वोल्यूशन। ओन वोल्यूशन मतलब क्या था भाई? On volition, the power to choose something freely or to make own decision. Okay. Volition मतलब voluntarily एक तरीके on his own volition before attaining the age of superannuation. ठीक है. The pension granted to a person servant who retires on his own volition before attaining the age of superannuation in accordance with the rule CC pension rules in the category of compassionate ground, compensation ground, retiring pension या compulsory retirement pension. कौन सी होगी? नहीं पता यार. With effect from with effect from first 2016 से. Okay, additional pension at the rate of 50% of basic pension is admissible to old pensioners. Additional pension at the rate of 50% of basic pension is admissible to old pensioners. इनकी जो एज है वो कितनी हो गई है? 95 से 100 तक पे तो 100 हो जाती है पूरी, है ना? फ्रॉम आई थिंक इट्स 50% बेसिक बढ़ती है शायद, या तो इसमें बढ़ती है या इसमें बढ़ती है. बी या सी में से कोई एक आंसर है. आई थिंक बी होना चाहिए. फिर बी होना चाहिए. ठीक है. The president in the case of a pensioner who retired from a post for which the president is the appointing authority. The president जो है in the case of a pensioner जो retire होता है from a post for which the president is the appointing authority, ठीक है, reserves to himself the right of withholding a pension or gratuity of both in full and part in consultation with the following authorities. In case of pensioner who retired from a post for which the president is the appointing authority reserves to himself the right of withholding a pension or gratuity or both either in full or in part in consultation with the secretary of the ministry concerned. Yeah. In the case of a pensioner who retired from work, okay, the president had that reserves to himself the right of withholding pension or gratuity. Consultation with which of the following authorities? Which of the following is or are considered as emolument for pension? क्या क्या है emoluments pension के लिए? Pay in pay level of pay matrix, personal pay, not practicing allowance और special allowance. ठीक है. बोलता है सीसीस पेंशन रूल्स के बारे में बोलते हैं आपको. बोलता है every head of department shall have a list prepared to all government servants who are due to retire within next 15 months and copy thereof supplied to the account officer concerned. The periodicity of preparing such a list is कब तक बन जानी चाहिए? 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, कब तक? ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. बोलता है अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 27.5 years of qualifying service. Okay. At the time of retirement, he was in receipt of pay itna and dearness allowance itna. The amount of retirement gratuity admissible to him would work out to be रिटायरमेंट ग्रेचुटी कितनी होगी तो आपको निकालनी भी आनी चाहिए. okay? बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जो है द पेंशनर्स कैन कम्यूट अ पोर्शन ऑफ देयर पेंशन ओनली आफ्टर दे हैव बीन मेडिकली एग्जामिन्ड एंड फाउंड फिट बाय द अप्रूव्ड मेडिकल अथॉरिटी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पेंशनर्स कैन कम्यूट अ पोर्शन. ओके. एक जो भी पेंशनर है दे कैन कम्यूट अ पोर्शन of their pension only after they have been medically examined and found fit by the approved medical authority. ठीक है. And can commute a portion of their pension only after they have been medically examined and found fit by the medical authority. Pensioner in receipt of superannuation pension, applying for commutation within 8 months from the date of retirement. Pensions, persons retired on invalid pension, persons in receipt of compassion allowance, person in receipt of compensation pension, and applying for commutation within 1 month from the date of retirement. Okay.
ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स जो बोलते हैं 1981 में भी पूछा गया। ओके, सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981। ठीक है। अप टू व्हाट परसेंटेज शैल अ गवर्नमेंट सर्वेंट बी एंटाइटल्ड टू कम्यूट हिज मंथली पेंशन फॉर अ लमसम पेमेंट? कितना मतलब कम्यूटेशन कितनी कर सकते हैं वो आपको? ठीक है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड और एज ड्यूज टू गवर्नमेंट एंड हैंस नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेथ? बोलता है कौन सी जो है जो फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड ड्यूज, ड्यूज टू गवर्नमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है। एंड डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी के अंदर नहीं कंसिडर किया। नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, ओवर पेमेंट ऑफ पेड अलाउंसेस, एरियर्स ऑफ इनकम टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स, सम ड्यू फ्रॉम द ऑफिसर टू एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एरियर्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ड्यूज टू गवर्नमेंट एंड हैंस रिकवरेबल फ्रॉम डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, नॉट रिकवरेबल। तो ये तो नहीं मानेंगे ना किसी भी हालत में, फोर्थ तो नहीं होगा हमारा, ये तो है पक्का पक्का। ठीक है। सम ड्यू फ्रॉम द ऑफिसर टू एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एरियर्स ऑफ, ये तो एप्लीकेबल होगा। एरियर्स ऑफ इनकम टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, ओवर पेमेंट ऑफ पेड अलाउंसेज, ये तो होगा, कंसिडर करेंगे भाई इसको तो 100% करेंगे। थ्री और फोर होगा। ठीक है। ओके, तो इस तरीके से जो है अभी हमने अपने जो है 50 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए हैं इसके। ठीक है। सो जो नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वी वुड लाइक टू डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।